हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 9 मई 2022 को शिफ्ट जो सेकंड ये क्वेश्चन आए थे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल के क्वेश्चन। तो इनको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे और इससे पहले मैंने आपको मैथ के क्वेश्चन जो शिफ्ट फर्स्ट किए हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इस टेलीग्राम चैनल पे इसके बारे में पता चल जाएगा, वहां पे लिंक ऑलरेडी पहले सेंड किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे सेशन शुरू करने से पहले अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को नहीं ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको डेली बेसिस के ऊपर बहुत से अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जो कि अपडेटेड पैटर्न के ऊपर आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है तो इसको डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे वो क्वेश्चन बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाले 2013 या 2014 के अभी के लिए। बट अभी हम यहाँ पे पहले अपडेटेड पेपर करेंगे, अगर अपडेटेड हो गए तो हम बाकी क्वेश्चन को बाद में चेक करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ए हमारे पास है वो किसी काम को 20 दिन में खत्म करता है और बी उसी काम को यहाँ पे 30 डेज के अंदर खत्म करता है। और अगर अब वो सी के साथ हेल्पर ले लेते हैं तो ये तीनों मिलकर उसी काम को यहाँ पे 8 दिन के अंदर खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसको कवर करने के लिए देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आप इन तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 120। मान लो कि 120 जीबी का डाटा इन्होंने खत्म करना है। अगर 20 दिन के अंदर 120 जीबी का डाटा खत्म होगा तो इसकी एफिशिएंसी 6, और इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 4, इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 15। हमें पता है कि यहाँ पर ए, और अगर मैं बी और अगर मैं सी की बात करूं तो ए की एफिशिएंसी 6 और बी की एफिशिएंसी 4, ये तो रहेगी। बट अगर मैं सी की एफिशिएंसी को ऐड कर देता हूं तो तीनों की एफिशिएंसी 15 हो जाती है। तो 15 बनाने के लिए सी की वैल्यू को मुझे यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा। आई होप आपको ये रेशो समझ आया, और इस रेशो के अंदर ही पैसे डिवाइड होते हैं। जो रेशो हमारे पास यहाँ पे एफिशिएंसी की होगी उसी में आपके पैसे डिवाइड होंगे। जब क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि किसी पर्सन ने 5 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, फिर नए बंदे ने काम किया, ऐसा अगर क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ तो सीधा एफिशिएंसी की रेशो में पैसे डिवाइड होते हैं। तो अगर मैं 15 की बात करूं तो 15 की वैल्यू आपके पास 18 750 गिवन है यहाँ पे आपके पास टोटल। और सी की वैल्यू पूछी है तो सी हमारे पास कितना होगा 5। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? एक्चुअली में इसका यहाँ पर आप चेक करोगे ये 1/3 है, तो इसका भी यहाँ पे क्या करोगे 18,750 का भी आप यहाँ पे 1/3 करोगे। तो आंसर आपके पास आएगा यहाँ पे 6250। दैट इज द ऑप्शन नंबर डी मस्ट बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास हेमिस्फीयर का यहाँ पे वॉल्यूम पूछा गया है और रेडियस आपके पास गिवन है। आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मैं कंप्लीट स्फीयर की बात कर लेता हूँ, उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब। तो आर हमारे पास 3 है तो 3 बार आएगा यहाँ पर। आप सिंपली इसको 3 को 3 से कट करोगे तो 9 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 18 पाई आएगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर एक आपके पास साइक्लिक कोऑर्डिनेटर गिवन है। अगर आप इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे फास्ट फास्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास एक पीक्यू आरएस की बात करें तो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वो होता है जैसे एक सर्कल है, तो इसके कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है कि यहाँ पे आपके पास 4 वर्टेक्स होंगे और क्लोज फिगर बनाएंगे। साइक्लिक का मतलब होता है कि वो चारों के चारों वर्टेक्स कहाँ पे होंगे, एक सर्कल के ऊपर होंगे। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए, जिसका सेंटर पॉइंट ओ है। और इसका नाम यहाँ पे हम इसका नामकरण यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे पी और यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर और यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। और इनकी रेशो चेक कर लो, 11:7 है। किसकी रेशो है? ये वाली आपके पास इसकी और इसकी रेशो है। पी क्यू आर और पी एस आर की रेशो है, तो इन दोनों एंगल की रेशो क्या है 11:7। आप सभी बच्चों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एंगल क्यू एंगल एस दोनों दोनों के दोनों ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। किस केस के अंदर? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अंदर। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे ये हमारे पास 11x है तो ये हमारे पास 7x है। तो यहाँ पे आप चेक कर लोगे कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 9 है, ये कट कटा के 20 डिग्री आएगा। अगर ये 20 डिग्री आएगा तो 11 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 20 को, तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 इंटू 11, यहाँ पे 18 आएगा, सॉरी 10 डिग्री आएगा यहाँ पे। 11 इंटू 10 कर लेंगे तो हमारे पास क्या वो एंगल कितना आएगा 110 डिग्री, और ऐसा एंगल कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 70 डिग्री। क्लियर। और आगे उन्होंने बोला कि ओपी क्यू का बारे में बताओ कि ओपी क्यू जो होगा वो एंगल कौन सा होगा। ठीक है, ओपी क्यू, तो हमारे पास एक सेंटर होगा यहाँ पे, सेंटर ऑफ दी सर्कल यहाँ पे बना लेते हैं हम। ठीक है,
और अगर मैं इसको चेक करने के लिए बोलूँ तो सारे बच्चे इसको चेक कर लो। अगर मैं इसके डायगोनल ऐसे मिला लेता हूँ तो आप सिंपली इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पे पी क्यू एंड पी आर की, तो पी क्यू जो है वो क्यू आर के बराबर है। अगर ये वाला एंगल आपके पास इसके बराबर है तो इसके ऑपोजिट एंगल क्या सेम होंगे? तो ये वाला एंगल जो भी आएगा और ये वाला एंगल जो भी आएगा वो सेम होगा। अगर हमारे पास इस ट्रायंगल की बात करें यहाँ पे पी क्यू आर के अंदर, तो एक एंगल 110 डिग्री है, बाकी दोनों एंगल हमारे पास सेम है और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पे 35 डिग्री आएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल 35 डिग्री होगा, ये भी एंगल आपके पास 35 डिग्री होगा। अगर मैं इससे आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक करो ओ पी क्यू आपसे पूछा गया है। तो अगर ये वाला पॉइंट ओ है तो मैं इसको चेक करूंगा ओ ओ पी एंड क्यू। तो हमारे पास ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल आपके पास रेड कलर का जो है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगर आप सारे बच्चे इतना समझ पाए हो तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे मिला लेता हूँ तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि अगर हमारे पास यहाँ पे मैं सेंटर से कोई भी एंगल बनाता हूँ, वो सरकमफ्रेंस के साथ जो भी एंगल होता है उसका यहाँ पर ये वाला एंगल क्या होता है, ये वाला एंगल उसका डबल होता है। इसका मतलब अगर ये 70 डिग्री होगा तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल जो यहाँ पे आएगा, इधर वाला एंगल यहाँ पे जो बनेगा, ये वाला एंगल 140 डिग्री आएगा। अगर ये 140 डिग्री आएगा ड्यू टू द रेडियस, क्योंकि सर्कल का रेडियस ये है और सर्कल का रेडियस ही हमारे पास ये है, तो ये दोनों रेडियस बराबर है, तो बाकी एंगल क्या होंगे 20 डिग्री के। तो हमारे पास जो यहाँ पे एक छोटा सा एंगल बचेगा, ये वाला एंगल जो यहाँ पे बचेगा हमारे पास, ये एंगल कितने का आएगा 20 डिग्री का। और अगर हमने ये पूरा का पूरा एंगल फाइंड करना है तो हमारे पास 20 डिग्री का एंगल ये और 35 डिग्री का एंगल ये, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल कितना आएगा 55 डिग्री। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। एक बार आप इस डायग्राम को दोबारा से बना के चेक करना, थोड़ी सी डायग्राम छोटी बनी है, एक बार आप बड़ी डायग्राम बनाओगे तो आपको ये समझ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1/8 ऑफ ए नंबर, 1/8 ऑफ ए नंबर, नंबर हमारे पास यहाँ पे x है। एक नंबर जो है वो उसी से 12 नंबर कम है। किससे 12 नंबर कम है? हाफ ऑफ 42। अगर मैं इसको कर दूं हाफ ऑफ 42, इसमें से 12 नंबर कम करेंगे तो ये नंबर आपके पास इसके बराबर आ जाएगा। आप इसको माइनस कट करोगे 21 इसमें से अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 9 आएगा, तो x की वैल्यू सीधा सीधा क्या आ रही है 42। दैट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बट ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, उन्होंने इस नंबर का सॉरी 1/4 पूछा हुआ है, तो इस नंबर का आगे 1/4 करना होगा। तो 1/4 अगर मैं इस नंबर का करूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 18 आएगा। दैट इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। Kiran got married 12 years ago. Today, Kiran age is 11 by 7 times that of his age at the time of his marriage. तो यहाँ पर सारे बच्चे ध्यान रखना, एक बात तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, जो किरण है और यहाँ पे हिज लिखा हुआ है कि इसका मतलब है किरण यहाँ पे मेल होगा, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट ऐसे सोच लेते हैं कि यहाँ पर अगर हिज लिखा होगा तो यहाँ पे किरण नहीं हो सकता, तो कोई और नाम होना चाहिए, अगर किरण लिखा है तो यहाँ पे हर होना चाहिए। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो नाम से हम जेंडर डिसाइड नहीं करते हैं, ये बात आप दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। ना ही हम ब्लड रिलेशन में करते हैं, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, टुडे किरण की एज है 11/7 टाइम ऑफ द एज ऑफ हिज मैरिज। मान लो यहाँ पे उसकी मैरिज एज जो भी थी हम उसको एक्स मान लेते हैं, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी? तो प्रेजेंट एज 11/7x होगी। एक्स से एक्स कट जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 7:11। तो इसके अकॉर्डिंग उसकी मैरिज कितने साल पहले हुई है? 4 साल पहले। और गिवन कितना है हमारे पास यहाँ पे 20 साल। तो मैं कह सकता हूँ 4 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 होगी। और अगर 1 की वैल्यू 5 होगी तो 11 की वैल्यू 55 होगी। मतलब प्रेजेंट की बात करें तो किरण की उम्र यहाँ पे 55 होगी यहाँ पे, ठीक है। उसने क्या पूछा है यहाँ पे, व्हाट विल किरण एज 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आफ्टर 10 ईयर्स कितने का हो जाएगा ये पर्सन, ठीक है। तो आफ्टर 10 ईयर्स ये वाला पर्सन जो होगा तो ये 65 साल का हो जाएगा। ये आपके पास इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से इंटरलिंक्ड है और काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं इस पेपर की बात करूं, देखो यही फायदा होता है अगर आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हो फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम, तो आपको वो क्वेश्चन समझ आते हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़े से ज्यादा ट्रिकी है। जैसे अभी हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो पांचों के पांचों बहुत आसान क्वेश्चन थे। बट अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आता है तो आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखो, आपको अपने आप ही आइडिया हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के पेपर जो है वो प्रैक्टिस क्यों करने हैं, ताकि अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इजीली हैंडल कर पाओ, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपके पास ये वाला डाटा आपके पास प्रिंसिपल है
और ये हमारे पास है अमाउंट। जब भी आपके पास अमाउंट 2 लिखा हो तो यहाँ पर याद रखना ये हमारे पास अमाउंट है 103881.8। क्लियर? ये आपके पास 2 साल का डाटा है। 2 साल का मतलब है यहाँ पे 24 महीने। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट कब का है? यहाँ पे 8 महीने का। 8 महीने के अंदर अगर 24 महीने को कैलकुलेट करना है तो 3 बार आएगा, 3 टाइम्स होगा, इसके अंदर 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आगे हम बाद में जाएंगे। यहाँ से आप सारे बच्चे पहले आर की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि व्हाट इज द आर परसेंटेज। ठीक है, तो आर परसेंटेज के लिए सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे आप रेशियो बनाओगे, ये वाला पॉइंट कट के नीचे जीरो आएगा। ठीक है, जीरो आपके पास यहाँ पे चला जाएगा और आप सारे बच्चे इसको सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, 78 के टेबल पे सीधा भी कट कर सकते हो अगर आपको 78 का टेबल आता है, नहीं तो आप 13 के ऊपर कट कर लो, फिर आप इसको 6 के ऊपर कट करोगे तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 1000 और यहाँ पे आएगा मेरे पास 1331। क्लियर? और अगर बात करें यहाँ पे 3 टाइम्स की तो हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। ठीक है, ये आर परसेंट निकालने का शॉर्टकट है, तो आप सीधा इसको लिखोगे 10 और 11। इसका मतलब क्या होगा, 10 रुपए का जो प्रिंसिपल था, अमाउंट आपको 11 रुपए की देके गया, तो 1 रुपए आपको अलग से देके जाएगा, किसके ऊपर, 10 के ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा 10% का। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि जो आर परसेंट हमने यहाँ पे 10% निकाला है ये हमारा 8 महीने के अकॉर्डिंग है। 8 महीने के अकॉर्डिंग है। अगर मैं आपसे ईयरली इंटरेस्ट पूछ लूं, क्योंकि जो आर परसेंट होता है वो हमेशा 1 साल का होता है, अगर 8 की वैल्यू 10% है तो 12 की वैल्यू क्या होगी, 15% होगी। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे जो आर परसेंट आएगा वो आएगा मेरे पास यहाँ पे 15% पर एनम। हमेशा याद रखना, एक साल के 8% को ही 8% हम मानते हैं, नहीं तो 8%, 8 महीने या 6 महीने उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, जो हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, ये आप यूनिटरी मेथड से कर लेना। आगे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि अगर मैं उस आर परसेंट को 5% बढ़ा देता हूं, अगर मैं इस आर परसेंट को 5% बढ़ा देता हूं तो कितना हो जाता है, 20% पर एनम का। बट उसको भी उसने 1 साल का डाटा दिया और उसको कंपाउंड करने के लिए हाफ ईयरली, कंपाउंड करने के लिए हाफ ईयरली दिया। तो सब बच्चों को पता है हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने होता है, और 6 महीने 1 साल में कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो टाइम तो मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 साल, 2 बार। ठीक है, बट अगर मैं आर की बात करूं तो आर कितना हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो 1 साल का इंटरेस्ट है, अगर मैं यहाँ पे 6 महीने की बात करूंगा तो आर परसेंट भी आपका हाफ हो जाएगा। और उन्होंने यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, उन्होंने पूछा हुआ है कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितना है। अब या तो आप इसके ऊपर फॉर्मूला लगा लो, या आप इसके ऊपर अपना बेसिक मेथड लगा लो, वो आपकी मर्जी है, या आप फॉर्मूला लगा लो या ट्री मेथड लगा लो। ठीक है, जिन बच्चों को ट्री मेथड आता है मैं वो बता देता हूँ, बाकी किसी बच्चे को फॉर्मूला आता है वो भी लगा सकते हैं। कि प्रिंसिपल अगर 7800 है तो 10% का 2 साल का ट्री मेथड बनाएंगे, तो 1 साल, 2 साल, तो पहले साल का 10% कितना आएगा यहाँ पे 780, दूसरे साल का 10% कितना आएगा यहाँ पे 780, और इसका यहाँ पे 10% कितना आएगा 78। अगर आप सारे बच्चे इनको ऐड कर लोगे, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, और सारे बच्चे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1500 के आसपास आने वाला है, 1500 से आगे बढ़ जाएगा, तो लास्ट में 8 आएगा। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? आप इसको ऐड खुद कर लेना। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, अगर हम बात करें यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक शीट है, मेटेलिक शीट है जिसकी लेंथ हमारे पास 36 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ हमारे पास गिवन है। ठीक है, तीन उसमें से सर्कुलर प्लेट हमने बाहर निकाल दी है, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अगर आपको पता है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है तो उसके एरिया में से हमने 3 शीट को, सर्कुलर पार्ट को बाहर निकाल दिया, तो इसका मतलब है कि इसके एरिया से, किसका एरिया, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल के एरिया में से अगर मैं यहाँ पे 3 शीट बाहर निकाल रहा हूँ, पहली शीट है, इसका रेडियस गिवन है तो हम यहाँ पे सीधा रेडियस के अकॉर्डिंग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पहला शीट सर्कुलर बाहर, दूसरा बाहर करेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई आर, यहाँ पे आर कितना आएगा इसका 4, तीसरा हम चेक करेंगे तो यहाँ पे तीसरे का कितना आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो ये वाला डाटा आपके पास क्या बन गया, रिमेनिंग, रिमेनिंग एरिया, जो रिमेनिंग एरिया है मेटेलिक शीट का वो इक्वल है किसी के स्क्वायर के बराबर के एरिया के, तो उस स्क्वायर की साइड पूछी है। आप सारे बच्चे जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, यहाँ पे पाई की वैल्यू को 22/7 लिख के इसको कॉमन निकाल लेना। ठीक है, कॉमन निकाल के आप कट करोगे, ये 400 आएगा जब आप इसमें से माइनस करोगे। और अगर किसी स्क्वायर का एरिया जो है वो 400 है तो उसकी साइड क्या रही होगी, 20। यही आपसे पूछा गया था, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। द अमाउंट पेबल ऑन मेच्योरिटी आफ्टर 5.5 ईयर इज दिस। ये एक हमारे पास यहाँ पे सम है, प्रिंसिपल हमारे पास ये गिवन है, और जब उन्हें 5.5 साल के लिए हमने
इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्ट करने के बाद उनको किसी R% सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर इतना पैसे का यहाँ पे पैसा मिला है, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे पास ये वाला, तो ये हमारे पास अमाउंट गिवन है जो कि है 6840, और हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है यहाँ पे 4750, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास यहाँ पे PRT/100, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे, सारे बच्चे इसको चेक कर लो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 6840 माइनस 4750, तो ये मेरे पास प्रिंसिपल आएगा। जिसको नहीं पता फॉर्मूला नोट कर लो, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल माइनस करूंगा इसमें से, तो SI आएगा। हमने इसको माइनस किया तो SI आ गया, और ये SI किसके बराबर होगा, जो हमारे पास प्रिंसिपल है मल्टीप्लाई बाय R%, और 5.5 ईयर, 5.5 ईयर्स को आप लिख सकते हो यहाँ पे 11/2 साल, ठीक है। डिवाइड बाय इसको 60 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। हमारे पास यही फॉर्मूला हमने यूज किया प्रॉपरली, ठीक है। आप सारे बच्चे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल के आएगी 8%, दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। डीलर सेल एन आर्टिकल एट रुपीज 403.20 आफ्टर ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन द मार्क प्राइस। Had he not offered any discount, he would earn a profit of 28% on the cost price. What is the cost price of the article? तो यहाँ पे CP पूछा जा रहा है कि आर्टिकल का क्या होगा, ठीक है। अगर हम सीधी सीधी बात करें, अगर वो 16% का डिस्काउंट दे देता है मार्क प्राइस के ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर अगर वो यहाँ पे 16% का डिस्काउंट देगा, तो हम बोल सकते हैं कि मार्क प्राइस का 84% जो होगा वो 403.2 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हमारे पास यहाँ पे मार्क प्राइस आ जाएगा 403, और यहाँ पे 2, इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100/84, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास ये 0 से 0 कट जाएगी। आप सिंपली इसको कट कर सकते हैं यहाँ पे 6 के टेबल पे, इसको आप 6 के टेबल पे कट करेंगे 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 43, यहाँ पर आएगा 7 एंड 2। फिर आपके पास 6 के टेबल पे कट किया था, तो यहाँ पे कितना बचेगा डाटा हमारे पास, यहाँ पे 14 बचेगा, क्लियर। फिर 14 को आप इससे कट कर सकते हैं यहाँ पे 336, और फिर 7 था, 7 से आप कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल नियर बाय 4 एंड 56 है, दैट इज 8। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 480। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया तो मार्क प्राइस हमारे पास 480 आया। उन्होंने बोला कि अगर वो मार्क प्राइस के ऊपर बेच देता है 28% का प्रॉफिट होता है, तो 28% का प्रॉफिट होता है, मार्क प्राइस के ऊपर थोड़ा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट तो हमेशा सीपी के ऊपर होता है। तो सीपी का 128% किसके बराबर आएगा हमारे पास यहाँ पे, 128% आएगा 480 के बराबर। तो यहाँ से सीपी की कैलकुलेशन करनी है हमने, वो आएगा 480 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 128। अब सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं हम यहाँ पे। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा 50, ये आएगा मेरे पास 64, ये आ जाएगा 32, फिर आ जाएगा 28, ठीक है। सॉरी, ये 28 नहीं आएगा, ये 25 आएगा, क्लियर। तो आगे हमारे पास आ गया, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे 16 के टेबल पे कट करोगे, ये आएगा 2 और ये आएगा 30, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 15। तो 15 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आपका 375 आएगा। तो सीपी आपका 375 होगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। The mean of a certain number of observation is 12. If one observation is removed, the mean remains same unaltered. Then the removed observation is also 12. क्योंकि अगर 12 नंबर हम बाहर निकालेंगे 12 में से, तो उसकी जो भी मीन होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ, अगर मान लो मीन की बात करें, तो मीन एक और नाम है जो कि एवरेज का होता है। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर। तो अगर हमारे पास मान लेते हैं कि 10 नंबर है, उसकी एवरेज कितनी है, 100 है। अगर हमने एक नंबर उसमें और ऐड कर दिया जो कि 100 नंबर ऐड कर रहा है, तो जो 11 नंबर हो जाएंगी उसकी एवरेज भी 100 ही रहेगी। मैंने क्या समझाया, अगर एवरेज 100 है, नया बंदा 100 नंबर लेकर आया, तो एवरेज 100 रहेगी। अगर 10 नंबर है या फिर n नंबर ऑफ नंबर है, तो उसके अंदर 12 उसकी एवरेज है, उसमें से एक बंदा बाहर चला गया और 12 नंबर ही बाहर लेकर चला गया, तो जो 9 बंदे बचेंगे उनकी एवरेज भी 12 रहेगी। ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। If the main diagonal of a cube is 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, then find the volume of the cube. अगर हम बात करें यहाँ पे क्यूब की, तो क्यूब का फॉर्मूला हर एक बच्चे को आना चाहिए। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम होता है। और उसका डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है मेरे पास यहाँ पे √3 ऑफ ए, ठीक है। वो आपके पास अगर 12 गिवन है, तो 12 की वैल्यू आएगी, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 डिवाइड बाई यहाँ पे √3 होगा, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम करने के लिए हम यहाँ पे सीधा सीधा ए का क्यूब करेंगे, तो 12 इंटू 12 इंटू 12,
डिवाइड बाई कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे √3 इंटू √3 इंटू √3, यही आएगा। और √3 और √3 3 बन गया, 3 से कटेगा यहाँ पे 4 बार, 4 टाइम्स। और ये वाला जो 12 है, ये वाला 12 है, ये वाला आपका √3 से कटेगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4√3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 4 कर लेंगे 48, 48 96 192 √3 आएगा। ये आपने कैलकुलेशन खुद कर लेनी है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। A certain sum is invested on a compound interest at a rate of 18% per annum for 1 year 4 month। ठीक है, 1 year 4 month के बारे में लिखा हुआ है। The interest being compounded 8 month, 8 month के बारे में डाटा गिवन है। और अगर उन्होंने बोला है कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट उसको इतना मिला, तो बताओ यहाँ पे सम क्या होगा। ठीक है, तो इसको करने की भी हमारे पास 2-3 तरीके हैं। पहले आप सारे बच्चे ये बात ध्यान में रख लो कि अगर हमारे पास यहाँ पे टाइम की बात करें, टाइम उन्होंने दे रखा है 1 साल यहाँ पे और 4 महीने, तो 1 साल 4 महीने को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 16 महीने। ठीक है, और अगर हम बात करें आर परसेंट की, तो आर परसेंट जो है वो तो 18% है ना हमारे पास टोटल, वो 18% क्या है, पर एनम का। पर एनम का मतलब होता है 12 महीने का इंटरेस्ट जो है वो 18% है। तो अगर मैं पूछूं आपसे 8 महीने का इंटरेस्ट बताओ, तो 8 महीने का इंटरेस्ट इसका 2/3 हो जाएगा, तो वो आएगा सिर्फ 12%। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 12% का आर परसेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पे सीआई की, तो सीआई निकालने के फॉर्मूले भी हैं और हमारे पास टी मेथड भी है और बेसिक एक और भी शॉर्टकट है, तो आप कोई भी फॉर्मेट इसमें से लगा सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या होगा, 12% जो लिखा हुआ है, 12% को आप लिखोगे यहाँ पे 12 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे कट हो जाएगा, ये आएगा 3/25। 25 के ऊपर अगर 3 का इंक्रीमेंट होगा तो ये आएगा 28/25। ये मैंने आपको आई होप अपने परसेंटेज किया होगा, तो ये डाटा आपको आता होगा कैसे हम यूज करते हैं। तो ये डाटा जो आया ये 1 साल का आया है। अगर मैं बात करूं 16 महीने, 16 महीने में 8 महीने कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं, तो इसकी पावर हम 2 कर देंगे। और 18 यहाँ पे 25 का स्केयर करेंगे 625, और यहाँ पे 28 का स्केयर करेंगे, ये आएगा हमारे पास 28 का स्केयर करेंगे, 28 का स्केयर होगा हमारे पास यहाँ पे 784। क्लियर, तो ये हमारे पास जो होता है ये हमारे पास अमाउंट होता है, और ये हमारे पास यहाँ पे इस डाटा में प्रिंसिपल होता है। तो इन दोनों का जो गैप होगा वो आपके पास क्या होगा, सीआई, वो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 784 माइनस 625 दैट इज इक्वल टू 159, और इसकी वैल्यू आपके पास क्वेश्चन वालों ने दे रखी है 3816। तो यहाँ पे आप 1 की वैल्यू निकालोगे 24। ठीक है, और 24 को किससे मल्टीप्लाई करना है, प्रिंसिपल पूछा है ना सम, तो प्रिंसिपल कितना होगा 625, क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 24 इंटू 625 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15,000 आएगा। ये आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। ए पर्सन कैन ए रो एट ए स्पीड ऑफ 11 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर को हम बी लिखते हैं, तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 11 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम, स्ट्रीम जो है वो 5/10 ms है। ms का मतलब आप सब बच्चों को पता होगा, करंट, स्ट्रीम का मतलब होता है करंट। तो अगर यहाँ पे 5/6 हमारे पास ms है, मीटर पर सेकंड है, तो इसको 18/5 करके मैं किलोमीटर पर आवर में निकाल लूंगा। यहाँ से कट हो जाएगा 3 बार, ये इससे कट जाएगा, तो सी की स्पीड क्या आएगी, 3 किलोमीटर पर आवर आएगी। ठीक है, हाउ मच टाइम ही विल टेक टू रो ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होती है हमारे पास, यहाँ पे अप स्ट्रीम होती है, वो होती है बी माइनस सी। तो हम लिखेंगे 11-3 दैट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। और 8 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग अगर 36 किलोमीटर जाना पड़ जाए आपको, तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, तो 36 किलोमीटर अगर 8 के हिसाब से जाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे और 30 मिनट। आप सारे बच्चे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 घंटे 30 मिनट आएगा। ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, 14 के ऊपर। इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आंसर आएगा वो पूछा है। तो अगर मैं बात करूं 0.25 को सिंप्लीफाई करेंगे रूट के अंदर, तो 0.5 आएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 0049 है, 49 का √7, और 00 4 बार है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट होगा 0.07। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा 0.3, और आगे लिखा है 0.09 का रूट, तो इसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आएगा 0.3। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे सारे बच्चे 0.5, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास यहाँ पे 0.14 माइनस 0.09। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 0.64 माइनस 0.09। सिंप्लीफाई करने के बाद आप चेक कर सकते हो 0.55 आएगा डाटा, और ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। Simple interest on a certain sum for 3.5 years at 15% per annum, is this less than the 5.5 years and 12%?
तो आपसे पूछा जा रहा है कि सम बताओ क्या होगा। सिंपलीफाई आप करने चाहो आप इसको बेसिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूं, बट बेसिक से अलावा हम एक और भी शॉर्टकट करेंगे। बेसिक इसका क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम, आर इंटू टाइम। थ्री 1/3 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10/3 डिवाइड बाय 60, दैट इज इंटरेस्ट, क्योंकि पी आर टी बाय 100 ही तो सिंपल होता है। और अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी, टी हमारे पास कितना है यहाँ पर ये रहा, तो हम लिख सकते हैं 11/2 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो इसका भी इंटरेस्ट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1840 गिवन है, यहाँ से आप प्रिंसिपल को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि आर को टी से मल्टीप्लाई करके सीधा ही आप आर परसेंट के अंदर जो है, आर परसेंट के अंदर टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एस आई की कैलकुलेशन आप परसेंटेज वाइज भी कर सकते हैं। जैसे आप सारे बच्चे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर है कितना, ये मेरे पास ये है 10/3 और मल्टीप्लाई बाय 15%। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50%। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 11/2 मल्टीप्लाई बाय इसका आर परसेंट कितना है हमारे पास 12%, आप मल्टीप्लाई करके चेक करोगे यहाँ पे आएगा 66%, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया कितना आया, 16% आया ना। यही आपके पास डिफरेंस जो है ये 1840 के बराबर है। उन्होंने पूछा कि बताओ प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो 100% क्या होगा मेरे पास यहाँ पे 1840 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100। आप सिंप्लीफाई करेंगे ये एक बार इससे कट जाएगा सीधा सीधा, फिर 16 आएगा यहाँ पर कितना होगा 24, फिर एक बार चला जाएगा, फिर आएगा 80 और यहाँ पे आएगा 5। आप मल्टीप्लाई करेंगे 11500 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द राइट। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 30 मीटर हाइट ए मैन इज स्टैंडिंग, मैन इज ऑब्जर्विंग ए किड प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। मतलब यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पे बनाते हैं पर्सन यहाँ पे है और ग्राउंड के ऊपर देखता है तो एक पर्सन यहाँ पे खेल रहा है, ठीक है, एक बॉय खेल रहा है और यहाँ पे देखो उसने 30 मीटर का हाइट एक टावर है, जो इसकी हाइट है यहाँ पे टावर की वो यहाँ पे 30 मीटर ये गिवन है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि जो हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया वो 30 डिग्री का हुआ। अब काफी बच्चे ये सोचते हैं कि ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है, बहुत बड़ी गलती है। आपको समझा देता हूँ, जो ग्राउंड होता है वो ग्राउंड के बिल्कुल एक, अगर मैं पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री होगा बाय अल्टरनेट मेथड बिकॉज ऑफ द पैरेलल लाइन, तो ये भी एंगल आपका 30 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके बराबर होते हैं, ठीक है। काफी बच्चों को, जिस भी बच्चे ने ये पढ़ा होगा उसको शायद आज पता लगा होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर होता है नीचे नहीं होता, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, यहाँ पे ये वाला फुट जो है इसका, फुट ऑफ द टावर, सॉरी फुट ऑफ द टावर एंड द किड, ये वाला दूरी जो है ये आपके पास कितना होगा ये पूछा गया है। हाइट ऑफ द मैन एंड किड आर टू बी इग्नोर्ड फॉर द कैलकुलेशन, यहाँ पे पर्सन की हाइट भी तो होगी ना, उसको इग्नोर कर दिया है, इसकी भी हाइट होगी उसको भी इग्नोर कर दिया है। तो सारे बच्चे यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि tan 30 डिग्री क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 30/x। क्यों, क्योंकि अगर 30 डिग्री करेंगे तो आपको बता दूं 30 के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, और यहाँ पर ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूज। tan थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो मैंने परपेंडिकुलर बाय बेस कर दिया और 30 डिग्री लिख दिया, ठीक है। 30 डिग्री का आपको पता है फॉर्मूला, tan 30 की वैल्यू पता है 1/√3 होती है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 30/x। तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 30√3 आएगी। तो ऑप्शन है इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। इफ ए स्केयर ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज 6 मोर देन द 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर, मतलब यहाँ पे आपको व्हाट इज द नंबर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना सारे बच्चे इसको बेसिक करोगे तो ऑप्शन सी कर लो, सबसे इजीली आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बट अगर कोई बच्चा इक्वेशन बनाना चाहता है वो भी बना सकता है। सपोज दैट नंबर जो है वो x मान लिया, स्केयर ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, तो स्केयर हो गया इज 6 मोर, ये नंबर जो है 6 नंबर ज्यादा है किससे, 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर। 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर क्या होगा ये, 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर ये होगा, और ये अगर स्केयर कर लेते हैं ये वाला नंबर इससे ज्यादा है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे 6 नंबर दूंगा तो भी इसके बराबर आएगा जाके। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला नंबर ज्यादा है, अगर मेरे में इसको 5 टाइम्स किया तो इसको 6 नंबर देंगे तभी तो इसके बराबर होगा ना, यही तो 6 नंबर ज्यादा है उससे, तो यहाँ से आप एक तो x कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे पहला ऑप्शन अप्लाई करके देखो, तो पहला ऑप्शन अप्लाई करोगे 6 का स्केयर 36 होता है, यहाँ पे लिखोगे 5 इंटू 6 कितना 30, 30 और 6 करेंगे ये भी 36 आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं।
Avra travel from A to B at a 74 km per hour and return to B to A through the same route at 111 km per hour. Then find the average speed of the journey in the two way. इसका एक शॉर्टकट भी है 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई, ठीक है, एवरेज स्पीड का। अदरवाइज आप इसका एक और फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है हमेशा याद रखना, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपको नहीं पता तो आप इमेजिन कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस एक्स के फॉर्मेट में, या फिर टाइम भी नहीं पता तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करके टाइम निकालना पड़ेगा। आप उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो इस अप्रोच को लगा सकते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 74 मल्टीप्लाई बाय 111 डिवाइड बाय 74 प्लस 111, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आएगा यहाँ पे 80.8, और ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट जरूर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। द रेडियस ऑफ ए स्फीयर एंड द बेस ऑफ ए रेडियस, यहाँ पे रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड द बेस ऑफ रेडियस ऑफ ए कोन बोथ आर इक्वल टू दिस, और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज द सेम एज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। पहली बात तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या होता है, काफी बच्चों को इसके बारे में डाउट होता है। तो सरफेस एरिया क्या होता है मेरे पास यहाँ पे 4 पाई आर का स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, पाई आर, आर प्लस एल होता है या नहीं होता। जिन बच्चों को नहीं पता, ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया होता है, इसको अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर बात करें पाई से पाई कट गया, एक बार आर इससे कट गया तो ये आएगा 4 इंटू आर, दैट मस्ट बी इक्वल टू आर प्लस एल, ठीक है। उसने पूछा कि हाइट बताओ, हाइट तब बताएंगे अगर हमें यहाँ पर एल पता चलेगा तो आर उधर चला जाएगा तो ये आएगा मेरे पास 3 ऑफ आर इक्वल टू एल। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ एल की वैल्यू, तो एल किसके बराबर होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय आर। आर कितना है मेरे पास, ये रहा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, तो हमारे पास आर कितना आएगा, 9 रूट 2 आएगा। अगर आपको नहीं पता तो हमारे पास अगर सर्कुलर कोण होता है तो जो एल होता है, एल हमारे पास ये बाहर वाला पार्ट होगा, आर हमारे पास ये वाला पार्ट होगा। अगर मैं इनमें पाइथागोरस लगाऊंगा तभी तो मेरे पास यहाँ पर हाइट निकल के आएगी, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या होती है मेरे पास यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू एल का सॉरी हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 162 इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस यहाँ पे करेंगे 9 इंटू 2 18, 18 इधर ले आके इसमें से अगर मैं माइनस कर लूंगा यहाँ पे तो ये आएगा मेरे पास 4, और ये आएगा 4 और 1, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 12। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी सच दैट द 8 डिजिट नंबर इज दिस इज डिविजिबल बाय 15। तो 15 से डिवाइड करने के लिए आपके पास ये डाटा क्या होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी। अगर मैं एक डाटा लिख लेता हूँ 5 4 5 2 3 a 6 0 b। अगर हमने इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 15 से, तो 15 के यहाँ पे आपको डिविजर देखने पड़ेंगे, एक 3 होगा एक 5 होगा। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। मतलब मेरे पास यहाँ पे दो कंडीशन आएंगी, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे दो कंडीशन आएंगी, या तो लास्ट वाला डिजिट क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 5 होगा, या फिर मेरे पास यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट क्या होगा, ये 0 होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा, एक तो होगा ही होगा। अब हमें ए नंबर को ऐसा रखना है कि अगर मैं ए प्लस बी करूं तो वो ग्रेटेस्ट आए, क्योंकि लिखा हुआ है देखो ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हमें 3 का भी फॉर्मूला आना चाहिए। एक्चुअली में 3 का शॉर्टकट क्या होता है कि आपके पास जहां पे भी आपका कट हो जाए ना, वो 3 से डिविजर है। जैसे 4 और 5 हो गया 9, 9 आपका 3 से कट गया, 3 आपका 3 के टेबल से कट गया, 6 आपका 3 के टेबल से कट गया, और यहाँ पे बचा क्या, ये बचा 2, और ये बचा ए, और ये बचा 0। मैं यहाँ पे 0 को तो इग्नोर ही कर दे, यहाँ पे हमारे पास बचा सिर्फ 2 प्लस ए, 2 प्लस ए बचा। तो ए की वैल्यू मैं क्या से क्या बड़ी रख सकता हूँ कि 9 का डिविजर हो जाए, तो मैं ए की वैल्यू यहाँ पे 7 रखूंगा। अगर यहाँ पे मैं इसको 7 रखूंगा तभी तो 9 आएगा यहाँ पे। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे पास ए क्या आएगा 7 और बी क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। और अगर मैं दूसरी कंडीशन वाइज चलूं तो 3 का मल्टीपल कैसे निकालते हैं, 3 का टेबल जहां पे ऐड हो गया उसको कट कर दो, जैसे 4 और 5 9 है, इसको कट कर दो, 3 के टेबल पे कट कर दो, 6 के टेबल पे कट कर दो, यहाँ पे क्या बच गया देखो 2 और 5 बच गया, 7 हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 7 प्लस ए आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे कौन सा नंबर रखूं कि ये आपके पास 9 बन जाए या फिर 3 का मल्टीपल बन जाए। तो यहाँ पर आप काफी बच्चे सोचेंगे सर यहाँ पे हम 2 रख लेंगे, ठीक है।
बिल्कुल आप 2 रखोगे तो ये 9 हो जाएगा, आपका डिवाइज़र हो जाएगा। बट अभी खत्म नहीं हो रहा क्वेश्चन, दोबारा से समझो। क्या मैं यहाँ पर इसकी a की जगह में क्या 5 रख सकता हूँ? क्योंकि a तो एक सिंगल डिजिट है, वी कैन अप्लाई 5। तो 5 होगा, ये हमारा 12 हो गया, ये भी आपका 3 का डिवाइज़र है। और 7 इंटू यहाँ प्लस में इसके 8 कर दूंगा तो ये 15 हो जाएगा, अब भी डिवाइज़र है ये उससे। तो मतलब यहाँ पर a की ग्रेटेस्ट वैल्यू 8 आ सकती है। तो इस अकॉर्डिंग के चलोगे तो a की वैल्यू यहाँ पे 8 रख सकते हैं और b की वैल्यू यहाँ पे 5 रख सकते हैं। और यहाँ पर इसका अगर मैं एडिशन करूंगा मैक्सिमम तो वो कितना आएगा 13। यहाँ पर कितना आ रहा था 7, इसका मतलब ये आपका सही उत्तर है। और ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है अगर मैं आज के क्वेश्चन की बात करूं। ठीक है, दो क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, एक ये वाला, जो कि काफी बच्चों से नहीं बन सकता है अगर मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं 21 के ऊपर। पाइप ए इज 50% फिल ऑफ, पाइप ए कैन फिल 50% ऑफ ए टैंक इन 4 आवर। अगर 4 आवर जो है वो 50% में फिल कर रहा है, तो अगर 100% फिल करना होगा तो 8 घंटे लगेंगे सीधा ही। और बी कैन कम्प्लीटली फिल द सेम टैंक इन 12 आवर, तो बी जो है वो अकेला 12 घंटे के अंदर टैंक फिल करता है। जब दोनों को ओपन कर दिया गया यहाँ पे सेम टाइम के ऊपर, तो कितने टाइम के अंदर जो है एम्प्टी टैंक है वो फिल हो गया? तो करने का सीधा सीधा ढंग है एलसीएम। दोनों का एलसीएम क्या आएगा 24 लीटर। और 24 लीटर अगर 8 घंटे में फिल हो रहा है तो इसकी एफिशिएंसी 3। 12 घंटे में फिल हो रहा है, इसकी एफिशिएंसी 2। अगर मैं दोनों को मिलकर बोल दूं कि टैंक को फिल कर दो तो 24 लीटर फिल करना है 5 की एफिशिएंसी से। ए की एफिशिएंसी 2 3, बी की एफिशिएंसी 2, तो आपकी 5 की एफिशिएंसी आएगी। तो इसका मतलब है 4 घंटे, 4/5 घंटे। 4/5 घंटे को आप सारे बच्चे मल्टीप्लाई बाय 60 करके इसको आप यहाँ पे मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड 48 मिनट। ठीक है, तो 4 घंटे 48 मिनट इस क्वेश्चन का सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। ये आपके पास एक रैशनलाइज वाला क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर, कई बार स्टूडेंट इसमें भी गड़बड़ कर लेते हैं। आपने ऐसे गड़बड़ कोई नहीं करनी है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखो, अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 2√3 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 - √3, तो इसको हमेशा रैशनलाइज करना पड़ता है, देखकर ही पता चल रहा है वो। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पे रैशनलाइज करोगे तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा, तो ऊपर तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 + √3 का होल का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आपके पास है a माइनस बी ए प्लस बी, तो वी कैन से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला ओपन करने से यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी। और डिवाइड में क्या आएगा इसके 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। तो नीचे तो आपके पास फॉर्मेट खत्म हो गया, ऊपर वाला फॉर्मेट बच गया मेरे पास यहाँ पे 4 + 3 + 4√3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 7 + 4√3। ये वाला हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू आ रही है। अब क्वेश्चन वालों ने ये डाटा आपसे पूछा हुआ है तो x की वैल्यू फिल कर देंगे। x की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 4√3 और -7 का उन्होंने स्क्वायर पूछा हुआ है, तो 7 से 7 कट गया, सिर्फ इसी का स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 4 × √3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो होगा 4 का स्क्वायर 16, 16 × 3 करेंगे 48। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। जब आपके पास एक्सप्रेशन की बात हो तो जो आपके पास ये नंबर है इसको आप डी कोड कर लो। डी कोड करने का मतलब है 3 की पावर 4 और उसकी पावर यहाँ पे 0.16, और यहाँ पे आप इसको ऐसे ही रहने दो। 3 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.36। ठीक है, और ये 4 जो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 0.64, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये वाला 0.36। और अगर बेस सेम है तो पावर आपके पास क्या हो जाती है, इसमें डायरेक्ट ऐड हो जाती है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ऊपर ऐड करने के बाद वो 1 ही आएगा, तो 3 ही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इसमें फॉर्मूला कौन सा ध्यान रखना है कि अगर a की पावर m उसकी पावर n होगा तो इसका मतलब है a की पावर mn, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने को दिखाया है। ठीक है, दूसरा आपको ये याद रखना है कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे a की पावर n हो, तो अगर यहाँ पे पावर बेस सेम है, पावर उसकी कुछ भी हो तो पावर आपकी ऐड हो सकती है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। ये आपका बोर्ड मास से क्वेश्चन पूछा गया है। बोर्ड मास के लिए सबसे पहले ब्रैकेट का अंदर वाला मटेरियल है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 36, 36 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 1/9। 9 को अगर मैं यहाँ पे 1/9 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 इसका 1/9 से कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 1। 1 को अगर 18 से माइनस करोगे आएगा 17। 17 को अगर 34 से डिवाइड करेंगे आएगा 2। 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4। तो ये वाला डाटा कैलकुलेशन के बाद कितना लेकर आ रहे हैं हम यहाँ पे 4, और इसको आप यहाँ पे डिवाइड करोगे 5 के टेबल के ऊपर यहाँ पे कट जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 19 और डिवाइड में कितना आएगा 3। क्लियर, माइनस आएगा यहाँ पे,
और यहाँ पे आप एलसीएम लेके देखोगे 12, 12 इसमें से कम करेंगे तो ये आएगा 7/3, इसका मतलब क्या है 2 1/3, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर चलते हैं। 25 की अगर मैं बात करूं, ए परचेज एन आइटम फॉर रुपीज 12,300, ही स्पेंड 200 रुपीज एट ए कार्टेज। ठीक है, एक पर्सन है, उसने यहाँ पे परचेज किया है कितने का, 12,300 रुपए का। ठीक है, उसके बदले में उसने 200 रुपए का कार्टेज दिया है। आई होप सबको इन वर्ड्स के बारे में पता होगा। ही सोल्ड इट टू बी एट ए 10% प्रॉफिट। तो ये आइटम जो भी है हमारे पास, इसको उसने बी को दे दिया 10% प्रॉफिट का। तो 10% प्रॉफिट का मतलब तो ये होता है कि 10% बढ़ा दो वैल्यू को, 110/100। ठीक है, उसने आगे सी को दे दिया 6% प्रॉफिट। तो जो भी डाटा आया उसको 6% प्रॉफिट के ऊपर दे दिया, तो 6% का प्रॉफिट तो यही होगा फिर। ठीक है, सी ने क्या किया, इसके अंदर ये वाला पैसा जो है ये वाला हायर कर दिया, इसके ऊपर जो भी हमारे पास डाटा आया इसकी वैल्यू उसने बढ़ा दी है कितनी, यहाँ पर 2915 रुपए बढ़ा दिए। उसके ऊपर उसने किया क्या, उसने यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दे दिया कस्टमर को। जो वैल्यू बढ़ चुकी है इस वैल्यू का 10% उसने क्या किया, उसने कस्टमर ने कम कर दिया। तो 10% कम करने का मतलब क्या होगा, 90/100 होगा। ठीक है, तो उसने ये पूछा कि फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय सी। उसने ये नहीं पूछा कि यहाँ पर ये बताओ उसको कितने का मिला। पहली बात तो आप सारे बच्चे सिर्फ ये बात यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लें, अगर मैं सिर्फ यहाँ तक डाटा सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आएगा यहाँ पे सीपी ऑफ ए सी, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे सीपी ऑफ ए सी। ठीक है, और ये मेरे पास आएगा एसपी ऑफ ए सी। तो आपको अपने आप ही इन दोनों का डिफरेंस ही पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्लियर, आफ्टर द कैलकुलेशन ये डाटा आएगा मेरे पास यहाँ पे 14,575 रुपए, जो इसका सीपी होगा। ठीक है, सीपी की कैलकुलेशन यहाँ से आपने कर लेनी है। और एसपी की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे 15,741। ठीक है, ये आपके पास डाटा आएगा। इन डाटा को आपने क्या करना, माइनस करना है। जब आप इसको यहाँ पे माइनस करेंगे 14,575 को, तो आपके पास यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आएगा, 11 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट डिजिट आएगा 6। तो ढूंढो 6 वाला ऑप्शन, ये रहा, यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को अगर मैं डिस्कस करूं तो ये आपका एक बेसिक अप्रोच शॉर्टकट के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। जैसे 1/2 लिखा हुआ है, इसका देखो शॉर्टकट क्या है, वैसे तो आप इसको 0.5 करके भी कर सकते हैं। शॉर्टकट ये है कि इन दोनों का गैप कितना है 1, उसको ऊपर वाले से डिवाइड कर दो तो ये कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, इसको साइड में लिख लो। अभी यहाँ पर देखो आपके पास ये वाला नंबर कितना दे रखा है 15/31, इनका गैप कितना है 16, 16 को ऊपर वाले से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ दो। इसका गैप कितना आएगा 4, उसको ऊपर वाले से डिवाइड कर दो, ऊपर वाले से डिवाइड करेंगे ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका गैप कितना आया 7, उसको ऊपर वाले से डिवाइड करेंगे ये भी आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका गैप कितना आ गया 10, उसको ऊपर वाले से डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा। हमें यहाँ पर इस 1 से छोटा नंबर चाहिए था, तो ये सारे 1 से ज्यादा आ रहे हैं, सिर्फ पहला ही नंबर है जो कि आपका 0 पॉइंट से शुरू होगा, 1 तक नहीं आएगा। इसका मतलब ये फ्रैक्शन छोटा नंबर है और ये इसका शॉर्टकट है हाउ टू कंपेयर द फ्रैक्शन वैल्यू। अंडरस्टैंड, क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर चलते हैं। 27 नंबर हमारे पास है, द सम ऑफ ए टू नंबर इज 72। यहाँ पर दो नंबर है, एक नंबर x है दूसरा नंबर y है, तो इन दोनों का सम 72 है और नंबर की रेशियो आपके पास इवन है आगे। तो उसने पूछा कि इसमें से यहाँ पे बताओ डिफरेंस क्या होगा। ये तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे 5 और 3 का, तो रेशो का सम हमारे पास कितना है 8। अगर 8 की वैल्यू करें तो 17 गिवन है। अगर मैं एक की वैल्यू पूछूंगा तो 9 होगी। और अगर उसने पूछा डिफरेंस तो डिफरेंस है 2। अगर एक की वैल्यू 9 है तो दो की वैल्यू 18 होगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चलते हैं। द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द कोरेस्पेंडिंग एल्टीट्यूड। जो हमारे पास यहाँ पे बेस है वो हमारे पास एल्टीट्यूड से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन, द लेंथ ऑफ द बेस उसने पूछा है। आप सब बच्चों को बता दो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और हाइट को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कितना गिवन है 108 यहाँ पे गिवन है, मतलब 1/2। अगर मैं यहाँ पर बेस को मान लेता हूँ कि ये x है, तो उसने क्या बोला है बेस लेंथ ऑफ द बेस जो है 6 सेंटीमीटर ज्यादा है एल्टीट्यूड से। मतलब अगर मैं इसको 6 नंबर बढ़ा दूं, हाइट को मान लेता हूँ कि ये मेरे पास x है, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर बेस मैंने x माना तो हाइट उसका सॉरी हाइट मैंने x मानी तो उसका बेस x से क्या होगा 6 ज्यादा होगा। ठीक है, अब सारे बच्चे इसको चेक करो, उसने पूछा क्या है, उसने लास्ट में ना बेस पूछा हुआ है, तो भाई ऑप्शन उठा लो, क्या पता 12 ही हो आंसर।
तो सारे बच्चे 12 यहाँ पे रखोगे बेस की जगह में। अगर आप बेस की जगह में यहाँ पे 12 रखोगे तो ये वाला नंबर क्या होगा, ये वाला नंबर उससे 6 नंबर यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। बात समझ आ रही है सब बच्चों को? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, 12 इंटू 6, इसको कट करेंगे 6, 6 इंटू 6 तो 36 आ रहा है, 108 नहीं आ रहा, मतलब पहला ऑप्शन गलत है। हम यहाँ पे फिर ये ऑप्शन नहीं उठाएंगे क्योंकि इससे और भी छोटा नंबर आएगा, हम थर्ड ऑप्शन उठा लेते हैं। मैंने यहाँ पे बेस को मान लिया कि बेस कितना है, यहाँ पे 18 है, और आगे उसका हाइट क्या होगा, हाइट उससे 6 नंबर कम होगा, तभी तो आपके पास 6 नंबर ज्यादा होगा ये। इसका मतलब ये वाला नंबर आपके पास जो एल्टीट्यूड है ये कितना आएगा, यहाँ पे 12। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा यहाँ पे 9, तो 12 इंटू 9 करने पे 108 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो मतलब सी मस्ट बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर चलते हैं। रेनू मार्क्स वेर रॉन्गली एंटर 99 इन द प्लेस ऑफ ए 9, मतलब यहाँ पे 90 का एरर आ चुका है। ड्यू टू दिस एरर द एवरेज ऑफ द क्लास इज 2.25 मोर देन द एक्चुअल एवरेज, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो उसने बोला कि 90 नंबर बढ़ने से 2.25 जो है वो ज्यादा हो गए। देखो सभी बच्चे इस बात से ध्यान रखना कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस क्वेश्चन की, उसने यहाँ पे 90 नंबर ज्यादा लिख दिए, तो 90 नंबर ज्यादा लिखने से 2.25 की एवरेज बढ़ चुकी है। तो आपको पता है कि सम डिवाइड बाय नंबर करेंगे तो एवरेज आएगा, और एवरेज जो है हमारे पास यहाँ पर ये वाली बढ़ चुकी है, इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज होने का मतलब है सिर्फ ये यहाँ पे 90 नंबर बढ़ने से कितनी एवरेज इंक्रीज हो रही है, 2.25। तो मैं सिर्फ यहाँ पे 2.25 इसके बराबर लिखूंगा, सीधा डायरेक्ट। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 90, और इसको 2.25 को यहीं पे रहने देते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 225/100 करोगे तो ये आएगा मेरे पास 9/4। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 40, और ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? आई होप सब बच्चों को ये क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ आया। क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर चलते हैं। एवरेज ऑफ ए 25 नंबर इज 48.2। If the average of the first 10 number is 47 and the last value number is 49, find the average of the 58 and 59 and the remaining number। ठीक है, देखो इसका शॉर्टकट बहुत है करने के, बट आपको डायरेक्ट ही समझा रहा हूँ कि अगर हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि जो एवरेज होता है वो क्या होता है, वो होता है सम डिवाइड बाय नंबर। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पे सम बताओ, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा एवरेज इंटू नंबर। ठीक है, उसका आंसर होगा एवरेज इंटू नंबर। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 25 नंबर का हमारे पास यहाँ पे सम क्या होगा, तो आप इसको 25 को इससे मल्टीप्लाई करके सम निकाल लोगे यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर है, तो 10 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 47 से, तो हमारे पास इसका भी यहाँ पे सम आ जाएगा। और अगर 12 नंबर इसको मैं 49 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरे पास इसका भी सम आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 25 नंबर में से इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं, तो आप सारे बच्चे बताओ मेरे पास जो रिमेनिंग नंबर का सम होगा क्या वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो भी मेरे पास रिमेनिंग नंबर का यहाँ पे सम आया, जो भी डाटा आया, प्लस उसमें से क्या करेंगे 58, प्लस उसमें से क्या करेंगे 69, और डिवाइड बाय करेंगे फिर से हम यहाँ पे नंबर से। क्यों? क्योंकि सम डिवाइड बाय नंबर करेंगे तभी तो एवरेज आएगा न्यू वाला। अब यहाँ पे काफी बच्चे 3 से डिवाइड करेंगे। देखो अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे 25 नंबर थे, यहाँ पे 10 नंबर है, यहाँ पे 12 नंबर है। 25 में से हमने 22 नंबर को माइनस किया, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग डाटा होगा वो 3 नंबर का आएगा। 3 नंबर वो, 4 नंबर ये, 5 नंबर ये, तो यहाँ पे हमें इसको 5 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, आफ्टर दी सिंप्लीफिकेशन जब ये सारा डाटा सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सेकंड आएगा। तो सारे बच्चे इस कैलकुलेशन को खुद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर चलते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच द 6 डिजिट ऑफ दिस इज डिविजिबल बाय 6। उसने यहाँ पे डिविजिबल किससे करना है, यहाँ पे 6 से करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो आपको सिंपली बता देता हूँ कि 6 का डिविजिबल करने के लिए ये नंबर आपका 6 से भी डिवाइड होना चाहिए। 6 का मतलब है 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 2 और 3 का सिंपली है कि यहाँ पर 2 जो नंबर हमने लिखा है इसका मतलब है कि लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन नंबर। तो लास्ट डिजिट आपका 0, 2, फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर आएगा 6, फिर 8, इनमें से कोई ना कोई होना चाहिए, ऑड नंबर नहीं लिख सकते हम। ठीक है, और अगर बात करें 3 का, तो 3 का तो अभी बताया था डिविजिबिलिटी रूल, जहाँ जहाँ पे 3 बन गया वहीं पे कट कर दोगे। जैसे 3 आपके पास कट गया, फिर आप देखोगे यहाँ पर 1 और 2, 1 और 2 ये कितना हो गया हमारे पास, 1 और 2 ये भी 3, ये भी 3 से कट गया। 2 और 6 ये, 2 और 4 6, ये भी 3 से कट गया। तो यहाँ पर k की वैल्यू जो भी रखोगे वो आपकी 3 की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपके पास डिविजिबल बाय करवा देगी। तो इसका मतलब हमारे पास ए नंबर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आई होप सबको समझ आया। क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर चलते हैं। मीडियन ऑफ दिस वेरिएबल इज 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे मीडियन की, तो यहाँ पे डाटा देखो 1 2 3 4 5, 5 डाटा है, तो 5 डाटा हमारे पास ऑड है,
तो ऑड के लिए मिडल नंबर ही क्या होती है उसकी, यहाँ पे मीडियन होता है। ये बात आप सारे बच्चे नोट कर ले। तो 2a डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। ये इससे कट जाएगा यहाँ पर 3 बार, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 3 करेंगे 9। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर चलते हैं। In a school, there are 360, 520, 280 students in a class 5, 6, 7. Buses are to be hired to take these students for a trip. Find the maximum number of the students who can accommodation in each bus. If each bus must take same number of the student and each bus should have a student for the same class. तो सेम क्लास के भी होने चाहिए और सेम हमारे पास यहाँ पे नंबर भी बैठाने चाहिए, ठीक है। तो इसमें ज्यादा उलझना बिल्कुल नहीं होता। एक्चुअली में आप सब बच्चों को इसका क्या लेना है, तीनों का HCF लेना होता है जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो HCF लेने का मतलब है भाई ऑप्शन से उठा ले। जैसे आपके पास 50 है तो 50 आंसर नहीं होगा क्योंकि 50 इससे डिवाइड नहीं होता, ठीक है। HCF का मतलब होता है सबसे डिविजिबल होना, ठीक है। फिर हम 40 नंबर सोचेंगे, 40 आपका यहाँ पे भी डिवाइड है, यहाँ पे भी डिवाइड है, यहाँ पे भी। यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर चलते हैं। मैन ऑन ए क्लिफ ऑब्जर्वर ए बोट एट ए एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। यहाँ पर एक मैन ने क्लिफ ऑफ ए बोट जो है वो एट ए एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री के ऊपर उसने ऑब्जर्व किया, विच इज अप्रोचिंग टू द शोर ऑफ इट टू द पॉइंट एग्जैक्टली बीनीथ ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। 10 मिनट लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज 60 डिग्री। मतलब यहाँ पर कोई पर्सन है जो यहाँ पे पहले बोट को देख रहा था, और यहाँ पे अगर मैं एंगल बनाने की बात करूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने बोला था, जो ग्राउंड होता है ना, ग्राउंड उसके बिल्कुल हम पैरेलल लाइन पे क्लिक करेंगे और ये वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि पहले 30 का था। ड्यू टू द अल्टरनेट एंगल बिकॉज ऑफ द, यहाँ पर ये वाले लाइन दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है। आफ्टर 30 मिनट आफ्टर 10 मिनट यहाँ पे एंगल ऑफ जो ऑब्जर्वर है वो 60 हो गया। तो मतलब ये वाला बंदा इधर को आ चुका होगा, आगे यहाँ तक पहुंच गया होगा। और जब उसने फिर से यहाँ पर इसको चेक किया तो ये एंगल कितना बना रहा है, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 बना रहा है। यहाँ पे 60 बनेगा बट अल्टरनेट मेथड से ये वाला 60 बन जाएगा। क्लियर। ये आपके पास डाटा आ गया यहाँ तक। और ये वाली दूरी जो है, ये वाली दूरी जो है उन्होंने दे रखी है 10 मिनट की, ना कि मीटर। क्लियर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शो। यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए और इसको यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, ये आपके इस क्वेश्चन का फॉर्मेट है। आई होप सबको ये वाला डाटा समझ आ चुका है, ठीक है। अब सारे बच्चे देखो, आपको अगर मैं सिंपलीफाई करने के लिए बोलूँ तो इसके अंदर बहुत सी चीजें आप सोच समझ खुद सकते हैं, बट आप सारी बातें नहीं कर पाओगे, इसलिए आप इसको XYZ से करना चाहो उससे कर लो। आप इसमें से कोई भी पॉइंट मानना चाहो वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ A B C एंड D। अगर हम बात करें, सारे बच्चे ध्यान रखना, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्राइंगल ABC के अंदर, मैं ना इसकी हाइट को x मान लेता हूँ, ठीक है। और ये वाले हाइट को मैं यहाँ पे मैंने उल्टा लिख लिया शायद, हाइट को हम यहाँ पे h मान लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें याद रहे ये हाइट है और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x, ठीक है। ABC ट्रायंगल के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि tan 60 डिग्री क्या होगा, तो tan 60 डिग्री होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। और अगर मैं h की बात करूं तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे √3x आएगा। क्लियर हो गया डाटा। इतना सा आई होप सबको समझ आ गया कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है। और अगर आपको यही बात मैं यहाँ पर बोलूँ दूसरी ट्रायंगल के अंदर, जो कि ट्रायंगल मेरे पास बड़ी वाली थी ABD के अंदर, तो इसके अंदर भी आप चेक करोगे जो tan हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री है, वो आएगा मेरे पास यहाँ पे हाइट डिवाइड बाय बेस। बेस जो यहाँ पर ये वाला डाटा है ना, ये वाला, सारे बच्चे ध्यान रखना, ये वाले डाटा को अभी के लिए मैं यहाँ पे y लिख रहा हूँ। अभी के लिए मैं समझाता हूँ कि ये सारा डाटा कैसे बनेगा आगे जाके, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए y लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपके पास ये लिख रहा हूं तो आपको पता है 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा मेरे पास यहाँ पे √3 ऑफ h दैट मस्ट बी इक्वल टू x प्लस वाई। यहाँ पर ये दो इक्वेशन बन गई, बट हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे 3 हो गए। इक्वेशन 2 बनी है, वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे 3 हो चुके हैं। आप सारे बच्चे देखो, हमने x के बारे में जानकारी लेनी है, x के बारे में जानकारी लेनी है तो h को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो h की वैल्यू को √3x हम यहाँ पे डालेंगे तो मेरे पास आएगा यहाँ पे √3 इंटू √3x दैट मस्ट बी इक्वल टू x प्लस वाई। और ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 3x इक्वल टू x प्लस वाई। ये आपस में माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा 2x इक्वल टू वाई। तो मतलब ये होगा कि y जो है वो 2x के बराबर है। अगर मैं आपको यहाँ पे रेशियो बनाने के लिए बोल दूं, आप सारे बच्चे चेक कर लो, x बाई वाई करोगे तो हमारे पास यहाँ पे रेशियो क्या बन के आएगा,
x बाय वाई की रेशियो बन के आएगी मेरे पास 1/2। मतलब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है वो हमारे पास अगर 2 होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1 होगी, ड्यू टू द दिस अप्रोच। और ये चीज काफी बच्चे ना याद भी कर लेते हैं पहले। अगर आप याद कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है कि 1 और 2 होगा जब 30 और 60 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है। अगर आपको लगता है कि 2 के लिए 10 मिनट लगे हैं तो 1 के लिए कितना मिनट लगेगा यार? 5 मिनट लगेंगे, सीधी सी कहानी है। तो आंसर 5 मिनट होना चाहिए। आंसर यहाँ पे क्या होगा? टोटल टाइम का, टोटल टाइम है पहले 10 मिनट फिर 5 मिनट, तो टोटल टाइम है 15 मिनट। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। और जो अप्रोच मैंने बताई है कभी याद नहीं करनी पड़ेगी, हमेशा इसी ढंग से करना, जैसे मर्जी क्वेश्चन तोड़ मोड़ के पूछा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर चलते हैं। 35 नंबर आपके पास यहाँ पर के से इंटरलिंक है कि के जो है वो ग्रेटर देन 0 है और उसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है फ्रॉम ईच ऑफ दीज नंबर, सो दैट जो भी हमारे पास आएगा, सो ऑब्टेन इन दीज ऑर्डर ऑन इन प्रोपोर्शन व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर आप सभी बच्चों को बोलूँ कि 11 नंबर है, यहाँ पर एक नंबर है 15 और यहाँ पे है 20 और यहाँ पे है हमारे पास यहाँ पे 30 नंबर। पहली बात तो यह है कि 0 से ग्रेटर है तो के नंबर 1 2 3 4 कोई ना कोई तो होगा। ठीक है ना। कोई ना कोई नंबर होगा। अगर मैं माइनस करूं इस सब में से तो इनको प्रोपोर्शन में कर दूं। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी होना चाहिए। मतलब इसकी फ्रैक्शन जो है वो इसके बराबर आनी चाहिए। अगर मैं एक नंबर डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 14। ठीक है। और यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे 5/7 आएगा। बट एक नंबर अगर आप माइनस करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे 5/7 नहीं आ सकता। फिर आप इसमें से 2 माइनस करके देखो, फिर आप इसमें से 3 नंबर माइनस करके देखो, 3 नंबर से भी नहीं बनेगा। फिर आप इसमें से 4 नंबर करने की सोचो, 4 नंबर करने के बाद यहाँ पे उधर 16 आएगा, उधर 26, ऐसे सोचना पड़ेगा। ठीक है। फिर 5 नंबर को माइनस करो, माइंड में सोच लो जैसे मैं सोच रहा हूँ। 5 नंबर माइनस करेंगे, हाँ 5 से कुछ हो जाएगा। अगर मैं इसमें से 5 नंबर माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 6 और इसमें से 5 नंबर माइनस करेंगे 10। तो आप इसको कट करेंगे तो ये आएगा 3/5। आप 5 नंबर यहाँ से माइनस करेंगे, ये आएगा मेरे पास 15 और यहाँ पे 5 नंबर माइनस करेंगे, ये आएगा 25। तो ये भी कितना आ जाएगा? 3/5 आ गया। इसका मतलब के का वेरिएबल क्या होगा? 5 होगा, जो इनमें से माइनस करने के बाद आपको प्रोपोर्शन में लेके आ रहा है। अगर वो लेकर आ रहा है तो उन्होंने इसका मीन पूछा हुआ है, मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? पहले हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 5 की जगह हम फिल कर देंगे के की जगह में 5। ठीक है। और हमारे पास आएगा 3 इंटू 5 का स्केयर। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके स्केयर रूट ले लो, ये होता है मीन प्रोपोर्शन। ठीक है। तो 5 का स्केयर है, ये तो 5 बाहर आ गया पहली। 5 का स्केयर है, ये तो 5 पहली बार आ गया। अंदर क्या बच गया मेरे पास? यहाँ पे 10 और 2 12, 12 इंटू 3 करेंगे 36, 36 का स्केयर रूट करेंगे आएगा 6। तो आपका आंसर क्या आएगा? इसका 30 आएगा। दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी मस्ट बी द राइट। क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 36 है, ये आपके पास टेबल के ऊपर गिवन है, तो टेबल के क्वेश्चंस भी आप सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं। इसके अंदर कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। नंबर ऑफ द कैंडिडेट ट्रेंड इन बैच टू वाले ये रहे इन 2001, 2001 वाला ये रहा। और उसने बोला ये वाला नंबर कितना ज्यादा नंबर है, परसेंटेज में कितना ज्यादा है। अगर बैच 5 के 2005 वाले नंबर देखें, 2005 का ये रहा और यहाँ पे सॉरी बैच 5 ये रहा और 2005 का नंबर हमारे पास ये रहा 90। तो 90 वाला नंबर जो है इससे कितना कम, ये नहीं, ये वाला नंबर उससे कितना ज्यादा ये पूछा है। तो आप दोनों का डिफरेंस ले लो। ज्यादा तो है 54 नंबर और किससे कंपेयर किया? इससे। तो इसी को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय करेंगे यहाँ पे 100। क्लियर। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 60%। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको आज की क्लास एंड सिस्टम में सारा समझ आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और इस चैनल को ज्वाइन करो। और जानकारी के लिए आपको इस टेलीग्राम का हेल्प लेना पड़ेगा, इसमें आपको काफी पीडीएफ वगैरह मिल रही है, उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।